नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सांकेतिक भाषा के एंकर शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 हुई जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया अनावरण। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दिया जाएगा बढ़ावा। वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा। मीडिया कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी। पथराव के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट में PIL दर्ज कर NIA जांच की मांग की। भाजपा के देश भर में 500 कार्यालय बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा जिला कार्यालयों का किया वर्चुअली उद्घाटन। कहा, भाजपा देश में एकमात्र दल जहां कार्यकर्ता और विचारधारा पर काम किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को किया रद्द जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को PM नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री के बारे में जानकारी केजरीवाल को देने का दिया था निर्देश। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबले के साथ ही IPL के 16वें संस्करण की आज से होगी शुरुआत। 52 दिन चलने वाली लीग में 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 74 मुकाबले। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। विदेश महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई वर्षों से विदेश व्यापार नीति का इंतजार था। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन सरकार की अप्रोच इस मामले में लचीली रही है और समय के अनुसार पॉलिसी में बदलाव भी हो सकते हैं। जो अलग अलग निर्णय लिया उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और alluded टू। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए मौजूदा वर्ष अच्छा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा। आप सबके अथक प्रयासों से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है। आज का दिन बाकी है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स थोड़े देर से आते हैं, पर इस सबको देखते हुए लगता है कि अगर हम हिम्मत करें और मिलकर हिम्मत करें तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति एवरेज परफॉर्मेंस वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने केजरीवाल पर प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले पर जुर्माना लगा दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल को न्यायालय ने जुर्माने की राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने का निर्देश दिया है। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया। अदालत ने सीबीआई और सिसोदिया के पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद 24 मार्च को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई के और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। सिसोदिया ने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। वहीं जांच एजेंसी ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया को अगर जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर देंगे और वह सबूतों को नष्ट करने का निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा जिला कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन किए। इसी के साथ भाजपा के देश भर में 500 कार्यालय हो गए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत ही खुशी का विषय है कि भाजपा, जिसने अपनी यात्रा जनसंघ से शुरू की और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि कार्यालयों की संख्या भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय कार्यकर्ताओं से बनता है। देश भर में पार्टी के कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के लिए बैठकें, शोध और समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाने में सहयोग कर सकेंगे। ये कार्यालय तो बन गया, लेकिन ये कार्यालय कार्यकर्ता का संस्कार केंद्र है, विचारों और सपनों का विस्तार है और इसको अमली जामा पहनाना, इसको कार्य रूप देना हम कार्यकर्ताओं का काम है। इसको भी हमको समझना होगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का निर्माण में ये कार्यालय कैसे काम आएगा। आप यहां पर अच्छी बैठकें ले सकेंगे, आप यहां पर पार्टी के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप यहां पर अच्छी रिसर्च करेंगे, आप दुनिया के सबसे अच्छे रिसर्च पेपर्स को उपयोग करते हुए समाज के कल्याण में अपने आप को ढालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह करने के लिए कार्यालय आपको एक अच्छा वातावरण देगा। वह संस्कार का, सेवा का, समर्पण का, राष्ट्रभक्ति के संस्कार से आपको ओतप्रोत करेगा। उन्होंने कहा कि देश में एकमात्र भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं और विचारधारा पर काम किया जाता है। हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे पास कार्यक्रम भी है, हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से हम काम भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह संदेश भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता ही उसकी आत्मा होती है और इसलिए कार्यकर्ता को अच्छे संस्कार मिले और पार्टी के लिए वो काम में जुटे, इसके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैं भी कहना चाहूंगा और हम सबका सौभाग्य है, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट्स ए वैचारिक पार्टी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिशन स्वच्छता और जल पर कहा है कि सरकार ने 2030 की जगह 11 साल पहले 2019 में ही स्वच्छता मिशन साकार कर लिया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया गया था उसे पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक का समय दिया था, लेकिन देश ने सरकार के साथ जन सहभागिता ने इस काम को समय से पहले ही पूरा कर लिया। हम सब ने देखा जिस तरह से स्वच्छता का आंदोलन एक जन आंदोलन बना और भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान, और कीर्तिमान इस दृष्टि से कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी बीच 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निश्चित करते हुए हर घर तक शौचालय की सुविधा पहुंचे, एक्सेस हो, इसको लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये तय किया था कि 2030 तक इस लक्ष्य को विश्व में प्राप्त करना है। बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के जुलूस पर गुरुवार को पथराव के बाद हुई हिंसा शुक्रवार सुबह फिर से भड़क उठी। आसपास के घरों पर हमला किया गया और जमकर पत्थरबाजी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए आरएएफ को उतारा गया है। इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को भी पत्थरबाजी का निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी उस समय शुरू हुई जब मीडिया कर्मी एक दिन पहले हुई हिंसा का हाल दिखाने के लिए शिवपुर पहुंचे थे। दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कई मीडिया कर्मियों को चोटें आई हैं। यही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई है। वहीं दूसरी ओर इस घटना की एनआईए जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया है कि मैंने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में रामनवमी के जुलूसों पर हिंसा और हमले की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। मैंने स्थिति पर काबू पाने और कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के साथ साथ निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में एनआईए जांच और केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के लिए प्रार्थना की है। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका दायर करने के लिए अनुमति देने की कृपा की है और इसे सोमवार को सूची में सबसे ऊपर आने का निर्देश दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस घटना में तृणमूल के गुंडे व देश विरोधी ताकतें शामिल हैं। जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। ये बंगाल में जो होता है कोर्ट का इंटरफेरेंस में होता है। अदालत का मैं ऑलरेडी फील एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। वो एक्सेप्ट कर लिया। वो मैं उम्मीद है यह शांति अमन और जनता की माल एसेट को रक्षा करने के लिए और गुंडा और जो ताकत है देश विरोधी ताकत उसको शिकंजा कसने के लिए कोर्ट का कार्रवाई जरूर होगा। ये मेरा पूरा उम्मीद है। भाजपा नेता ने कहा कि जुलूस में शामिल लोगों पर पेट्रोल बम तक से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल बोगटुई में हुई हिंसा और हाल में मुर्शिदाबाद जिले में सागर दिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद खिसकते मुस्लिम वोट को संभालने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। सब लोग ये तो कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने।
शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री से राजधर्म का पालन करने की भी अपील की। शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि जुलूस पर हमले व हिंसा की घटना के सिलसिले में पुलिस ने जिन 35 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 28 हिंदू लड़के हैं जबकि सिर्फ 7 मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमले को अंजाम दिया उसको पुलिस बचा रही है और हिंदू हिंदू कर रही है। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है, पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। और सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबको खत्म कर दिया। हावड़ा के शिवपुर थाना अंतर्गत काजीपाड़ा इलाके में गुरुवार शाम में जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था तो मुस्लिम बहुल बस्ती से गुजरते वक्त छतों से उस पर पथराव किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। पथराव में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पथराव के बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस के वाहनों को भी फूंक दिया गया। साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज होने और उस पर कांग्रेस नेताओं के आरोपों को खारिज करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया था, लेकिन अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कन्विक्टेड एमएलए की सदस्यता नहीं जानी चाहिए, तब राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं। हिमंता ने कहा है कि उस समय लालू यादव की बात थी तो इन्होंने अध्यादेश फाड़ दिया था, लेकिन आज खुद की बात है तो कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल विधानसभा के विशेषाधिकार का फायदा उठाकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी कि यदि वे डरते नहीं हैं तो असम में आकर अपने आरोपों को दोहरा दें। 200 करोड़ के ठगी के मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा दावा कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस पार्टी के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में आज प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी देंगे। इसके अलावा उसके सत्येंद्र जैन की कुछ चैट भी इस हफ्ते जारी करने की बात कही है। ₹15 crore was paid. 15 crore rupees was paid to Mr. Kej on behalf of Mr. Kejriwal to TRS office in Hyderabad in 2020 by me. And all those derivations, exact details, today press release will be given. Who instructed you? Mr. Kejriwal and Satyendra Jain. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन आज 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 180 करोड़ की लागत वाली 4 स्वास्थ्य परियोजनाओं के अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा 3 जिलों रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। बजट 2023 में की गई घोषणाओं के बाद 1 अप्रैल से बहुत से नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है। इसमें नई कर व्यवस्था का आना, डेट फंड, म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव, कस्टम ड्यूटी में होने वाले बदलाव और इससे प्रोडक्ट्स पर होने वाले असर, एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत जैसे नियम शामिल है। सबसे पहले बात नई आयकर व्यवस्था की। करदाताओं के लिए 1 अप्रैल को आने वाली सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नई कर व्यवस्था को कल से डिफ़ॉल्ट रूप से लागू किया जा रहा है। इससे टैक्स पेयर के टैक्स स्लैब में बदलाव आ जाएगा। साथ ही 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के लिए आयकर विभाग को आवेदन देना होगा।
मानक कटौती। पहले जहां 50,000 रुपए तक की मानक कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही रहती थी, अब 1 अप्रैल से ये नई कर व्यवस्था में भी लागू की जा रही है। इससे दोनों तरह के कर व्यवस्था में करदाताओं को लाभ मिलेगा। जीवन बीमा की बात करें तो 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए से अधिक की बीमा के वार्षिक प्रीमियम आय कर योग्य होंगे। ये नया आयकर नियम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग। नया वित्तीय वर्ष ऑनलाइन गेमर के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक नई आयकर धारा 115 BBJ को पेश किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नगद, वस्तु, वाउचर या कोई अन्य लाभ पर 30% की दर से कर लगेगा। साथ ही ये कर TDS के रूप में लिया जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड को टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस पर इंडेक्शन के साथ 20% टैक्स और बिना इंडेक्शन के 10% टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो गए हैं। यानी कि अब इसे शॉर्ट टर्म टैक्स बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। ई गोल्ड की बात की जाए तो ई गोल्ड रसीद और हॉलमार्क में अब तक अगर आप सोने में निवेश कर रहे थे और या फिर मन बना रहे थे तो इसे ई स्वर्ण रसीद में बदलकर टैक्स लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब भौतिक सोने को ई स्वर्ण रसीद में बदलने पर कोई पूंजीगत कर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हॉलमार्क से जुड़े नियमों में भी बदलाव आ गया है। 1 अप्रैल 2023 से 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा और दुकानदारों को इसी मार्क के गहने बेचने की इजाज़त होगी। इससे आभूषण को ट्रैक करना आसान होता है और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। गौरतलब है कि इससे पहले मार्केट में 4 अंकों वाले हॉलमार्क वाले गहने चलन में थे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अप्रैल से अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। नए कस्टम नियम की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर नए कस्टम ड्यूटी लागू हो रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, ईयरबड्स की कीमतों में कमी आने वाली है। सेकेंड हैंड कार के नियम की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 अप्रैल से वाहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। अब डीलरों को मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, NOC, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के नियम में भी बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा 1 अप्रैल से महंगी हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देश भर में 7% तक की टोल शुल्क में वृद्धि करने की बात की गई है। नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को इन स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं में ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। भारत के दौरे पर आए इजरायल के संसदीय मंडल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इजरायल का यह दल संसद के स्पीकर अमीर ओहाना के नेतृत्व में भारत आया है। भेंट के दौरान ओम बिरला और ओहाना के बीच अनेक विषयों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात पर ओम बिरला ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, इसलिए आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पूरी दुनिया को एक दिशा देगी। इस दौरान इजरायली संसदीय दल ने संसद भवन को भी देखा। इजरायली सांसदों ने भी भारतीय लोकतंत्र की जमकर सराहना की।
विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आज से आगाज हो रहा है। लीग के पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बार के आईपीएल में कई नए नियम मुकाबलों को और रोमांचक बनाएंगे। वहीं 2018 के बाद पहली बार उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। इस खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।